नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है और इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। उसके लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। और दोस्तों, ऐसे ही अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, साथ ही मैं और बेहतर कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगा। इसके लिए अगर आपको वीडियो से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो इसमें मैंने आज अपना मोबाइल नंबर लिखा है 9981371590 और मेरा नाम है धर्मेंद्र जोशी। दोस्तों, अब हम समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या किसी भी देश के संविधान के दो आधार हम मान सकते हैं। एक है मौलिक अधिकार और एक है नीति निर्देशक तत्व। जो मौलिक अधिकार है वो तो लोगों के लिए है या लोगों को दिए गए हैं संविधान द्वारा कि लोग अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखें। पर सरकार को या प्रशासनिक जो इकाई है उसे क्या करना है और कैसे करना है उसकी जो चर्चा की गई है वो आपके नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में की गई है। वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। और इनकी जो अवधारणा है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो लोक कल्याणकारी अवधारणा है। मतलब लोक कल्याणकारी अवधारणा मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर ऑफ स्टेट या फिर राज्य में ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए और बेहतर से बेहतर जो है विकल्पों के साथ देश प्रगति पर हो। इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात भी कही गई है। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है यह सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी व्याख्या करते हैं और इनकी जो प्रकृति है वो तीन प्रकार की प्रकृति कैसे कि एक तो है ये गांधीवादी। गांधीवादी का मतलब दोस्तों ये है कि जिस प्रकार गांधी जी की विचारधारा जुड़ी हुई है, जैसे कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई है, ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है, पशु हत्या निषेध से जुड़ी हुई है या मद्यपान निषेध से जुड़ी हुई, ऐसे समाजवादी अवधारणा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता, या फिर आप हम कह सकते हैं कि और समाजवादी अवधारणाएं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर तीसरा आता है उदार बौद्धिक या उदार लोकतांत्रिक। उदार बौद्धिक या उदार लोकतांत्रिक में जैसे समान नागरिक संहिता हो गया, आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण हो गया, इस तरह के जो अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं उसको हम इसका भाग मान सकते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संविधान में इन्हें किसी भी तरह से तीन भागों में नहीं बांटा गया। यह जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतकों ने इसकी व्याख्या की है और इसे तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और कौन से ऐसे नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे लिए अनिवार्य है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसको हमने पूरा का पूरा एक एक अनुच्छेद के साथ पढ़ना है और ये एक ऐसा पार्ट है जिसे कि हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये कि संविधान में इसे जोड़ा किस समिति के अनुशंसा पर गया। तो सबसे महत्वपूर्ण तेज बहादुर सप्रू समिति की अनुशंसा पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया है और इनकी व्याख्या अनुच्छेद 36 से 51 के बीच भाग 4 में की गई है। 36 से 51 के बीच भाग 4 में की गई है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व पर और वो है आपका अनुच्छेद 38 या आर्टिकल 38। दोस्तों, इसमें लिखा है लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। इसका तात्पर्य है कि संसद को या सरकार को लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। दूसरा आता है आपका 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय मतलब सबके लिए एक समान न्याय होना चाहिए, न्याय में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो
और निःशुल्क विधिक सहायता मतलब हर व्यक्ति को अपने पसंद के या सरकार की ओर से एक वकील उपलब्ध हो। इसी अनुच्छेद में आपका आता है अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब जो लोग समान कार्य करते हैं उनके लिए समान वेतन होना चाहिए, वेतन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद जो अगला है आपका ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायतों का गठन। संविधान के दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 40 और एक अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और ग्राम पंचायत का पहला गठन जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। फिर आता है आपका अनुच्छेद 41 शिक्षा और लोक सहायता, मतलब हर प्रकार से लोगों को शिक्षा और जितनी भी पब्लिक सर्विस है वो उपलब्ध करवाना है। फिर अनुच्छेद 42 या 42 है जिसमें लिखा है कार्य की मानवोचित दशा, कार्य की मानवोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, मतलब हर व्यक्ति को कार्यस्थल ऐसा मिलना चाहिए जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, ना कि किसी प्रकार की वहां पर ऐसी व्यवस्था निर्मित हो जिससे कि उसको कार्य करने में बाधा हो। तो कार्य की मानवोचित दशा एवं प्रसूति सहायता, जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनको प्रसूति के समय एक उचित अवकाश प्रदान किया जाए और सरकार के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाए, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 42 में है। फिर आता है अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी मतलब न्यूनतम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए किसी कार्य करने से कि व्यक्ति अपना गुजारा कर सके। और इसी 43A में जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रावधान किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए ताकि लोग बेहतर से बेहतर अपने आप को आगे ला सके। बड़े उद्योगों के कारण क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग उसके अधिकारों का हनन होता है या उनकी आवश्यकता कम पड़ती है, जिसका कारण ये है कि मशीनों के द्वारा यहाँ पर कार्य करवाए जाते हैं। फिर आता है आपका अनुच्छेद 44 जिसमें लिखा है समान नागरिक संहिता या इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं। दोस्तों समान नागरिक संहिता वास्तव में क्या है कि सभी धर्मों को सभी लोगों के बीच एक जैसी कानूनी व्यवस्था प्रदान कर, ना कि अलग अलग। अब यहाँ पर एक जैसी कानूनी व्यवस्था का मतलब ये कि आईपीसी जो दंड प्रक्रिया है वो सबके लिए समान है, पर जो दीवानी मामले हैं वैवाहिक मामले हैं वो अलग अलग धर्म के स्तर पर अलग अलग है। तो इस सबको एक करने का सरकार का जो है उद्देश्य है। तो वास्तव में अगर हम एक फिर रुक के थोड़ी सी बात करें कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो ये सरकार के उद्देश्य है कि सरकार किस ओर बढ़ना चाहती है या सरकार क्या करना चाहती है, तो वो आपके नीति निर्देशक तत्व है। फिर आता है अनुच्छेद 43 जिसमें लिखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों पहले यह लिखा हुआ था इस अनुच्छेद में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, किंतु 21A अनुच्छेद जुड़ने के बाद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के स्थान पर 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्हें आंगनवाड़ी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर आता आपका अनुच्छेद 46 या 46 जिसे हम कहें, जिसमें लिखा एसटी एससी के हितों का संरक्षण। इसका मतलब है अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की गई है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीति बनाएगी या कल्याणकारी जो उद्देश्य है उनको पूरा करेगी। फिर आता है अनुच्छेद 47 जिसमें लिखा है पोषण आहार और जीवन स्तर को बेहतर बनाना। पोषण आहार या पोषाहार मतलब व्यक्तियों को मिनिमम नीड्स जो है उसकी फुलफिल करना और लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने का जो प्रयास है इस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। और जितना अच्छा जीवन स्तर होगा उतना ही देश प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। और फिर आता है आर्टिकल 48 जिसमें कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों कृषि एवं पशुपालन के साथ ही इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, किंतु कुछ ऐसा अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं है कि पूर्णतः पशु बलि को रोका जा सके, किंतु कुछ राज्यों में गो हत्या निषेध कानून बनाए गए हैं जिसके बाद इसे रोका गया है। फिर आता है अनुच्छेद 48A 48A में दोस्तों लिखा है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण मतलब इन्वायरमेंटल जितना भी हमारे यहाँ पर है किसी भी तरह से पर्यावरण को दूषित ना करना
और उसका संरक्षण करने का जो दायित्व वो सरकार स्वयं अपने ऊपर लेती है, जिसके तहत वर्तमान समय तक कई अधिनियम कार्यरत है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को हम इसका एक पार्ट मान सकते हैं कि इस अनुच्छेद को लागू कराने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। फिर आता है आपका आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों को सुरक्षा प्रदान करना। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है उन सबको देश की एक धरोहर मानते हुए सुरक्षा का दायित्व इसमें प्रदान किया गया है। और फिर आता है आर्टिकल 50, जिसमें लिखा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। दोस्तों यहाँ पर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब ये कि जिस व्यक्ति के पास कार्यपालिक शक्तियां हैं उससे न्यायिक शक्तियां हटा ली जाए। जैसे कुछ राज्यों में डीएम होता है, एसडीएम होता है, जिसके पास कार्यपालिक और न्यायपालिक शक्ति दोनों होती है, तो उनको पृथक रूप से अलग करने का उद्देश्य सरकार ने या संविधान सभा ने संविधान में रखा है। फिर आता है आर्टिकल 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो है प्रावधान किया गया है और उसे बनाए रखने के लिए देश अपने आप में सक्षम है या फिर अपनी ओर से ऐसा प्रयास करेगा कि किसी भी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग ना हो। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यह है कि वास्तव में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार क्यों पढ़े जाए, क्या उनमें अंतर होता है। तो जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं सीधा आपको बताता हूँ। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। फिर दूसरा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक का मतलब ये कि राज्य के लिए नकारात्मक है। देखिए दोस्तों, संविधान में राज्य का मतलब देश से है, ना कि किसी पर्टिकुलर राज्य से। तो राज्य के लिए नकारात्मक है क्योंकि राज्य उनका हनन नहीं कर सकता है, और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है क्योंकि राज्य जब तक अपने पास संसाधन नहीं जुटाता तब तक उन पे ज्यादा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता। फिर इसके बाद आता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। मतलब इनका जो उद्देश्य है वो कल्याण को, ज्यादा वेलफेयर को बढ़ावा देना है। आप देख सकते हैं कि जितने भी अनुच्छेद है वो इस प्रकार के अनुच्छेद है कि ये उस समय इट मीन कि जब देश का संविधान लागू हुआ था, पर्याप्त संसाधनों के अभाव में इन्हें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा गया, पर जैसे जैसे राष्ट्र के पास संसाधनों की उपलब्धता हुई इनमें कुछ परिवर्तन आए हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा जो है वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और इनको हम कैसे पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण, आप बिल्कुल रट्टा ना लगाएं, धीरे धीरे एक एक आर्टिकल को पढ़ते जाएं, और साथ में अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए बी के शर्मा या ब्रज किशोर शर्मा जी की एक भारतीय संविधान की बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं, जिसका इसमें मतलब ये जो आपका वास्तव में क्लास जो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, इसका जो तरीका है ये हम कह सकते हैं कि एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस इनसे ऊपर और यूपीएससी के समकक्ष है, ना कि यूपीएससी से परे। वास्तव में इसको पढ़ने के बाद अगर आप थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आईएएस को क्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।